नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। पार्टी चाहे कोई भी हो, क्या इस देश में बेटियों की असमत सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों का हिस्सा बन चुकी है? क्या मासूमों के चीखे राजनीतिक दलों के लिए केवल सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का जरिया है? ये वो सुलगते सवाल हैं जिन्हें आज भारत की न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और सत्ता के गलियारों से पूछा जाना लाजमी है। राजस्थान के श्रीनगर से आई एक बेहद शर्मनाक और खौफनाक वारदात ने इंसानियत और कानून व्यवस्था दोनों का जनाजा निकाल दिया है। महज 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से मानव तस्करी, सौदेबाजी और होटल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म यानी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और पूरे 32 लोगों ने अंजाम दिया है, उसने पूरे सूबे की आत्मा को झकझोर दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में भारी तनाव है और आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग तेजी से हो रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार के छपरा में एक 9वीं की छात्रा के साथ उसके ही कथित मित्र यानी कि बॉयफ्रेंड द्वारा रची गई साजिश ने भरोसे का ही कत्ल कर दिया है। दोपहर के सन्नाटे में जंगल की ओट में जो कुछ हुआ वह इस समाज के मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करके मिलने गई थी, जहां पहले से तय प्लानिंग के तहत उसके दो दोस्त मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन ये हैवानियत किसी एक या दो राज्यों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी बेटियों की सुरक्षा दांव पर लगी है। आज हम करेंगे इसी पर बातचीत, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हर कुछ दिनों में किसी न किसी राज्य से ऐसी खबर आती है और हर बार वही बयान, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही ट्वीट, वही मुआवजा, वही जांच। लेकिन क्या व्यवस्था बदलती है? क्या अपराधी सचमुच डरते हैं या उन्हें भरोसा है कि कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा? दर्द एक, लेकिन राजनीति दो हिस्सों में बंट जाती है। अगर घटना विपक्ष शासित राज्य में हो तो सत्ता पक्ष कहता है जंगल राज है। अगर घटना सत्ता पक्ष वाले राज्य में हो तो विपक्ष कहता है सरकार पूरी तरह फेल है। एक पक्ष कहता है ये पिछली सरकार की विरासत है, तो दूसरा कहता है ये वर्तमान सरकार की नाकामी है। लेकिन किसी राजनीति दल ने कभी यह नहीं कहा हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अगली बेटी इस दर्द से ना गुजरे। सरकारी रिपोर्ट कहती है कुछ श्रेणियों में अपराध कम हुए, महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामले में अभी भी कुछ गिरावट आई है। लेकिन सवाल यह है, क्या आंकड़ों की गिरावट पीड़ित परिवारों के दर्द को कम कर देती है? क्या रिपोर्ट का 1% किसी माँ की आंखों में आंसू सुखा सकता है? क्या एक्सेल शीट में सुधरते ग्राफ जमीन पर बेटियों का डर खत्म कर देते हैं? अगर जवाब नहीं है तो फिर आत्म मंथन किस बात का इंतजार कर रहा है? देश जानना चाहता है आखिर कब तक हर घटना के बाद केवल गिरफ्तारी की खबर चलेगी? कब तक अदालतों में मुकदमे वर्षों तक लटकेंगे? कब तक पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकेंगे? कब तक नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस न्याय से बड़ी खबर बनती रहेंगी? और कब तक हर बेटी घर से निकलते समय अपने माता पिता की चिंता का कारण बनी रहेगी? एक तरफ सरकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट को ढाल बनाकर यह दावा कर रही है कि देश भर में दर्ज अपराधों की संख्या में 6% और महिला अपराधों में 1.5% की गिरावट आई है। लेकिन जब इन आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो रूह कांप जाती है। वर्ष 2022 में पूरे देश में कुल 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज हैं, यानी औसतन हर दिन 86 से ज्यादा मामले। तो वर्ष 2023 यह आंकड़ा बढ़कर 32,000 से ज्यादा पार पहुंचा है। कुछ महिला अपराधों में से करीब 8% मामले केवल बलात्कार के हैं। वर्ष 2024 से 26 में अनुमानित राज्यों में पुलिस विभागों SCRB के तिमाही आंकड़ों के अनुसार यह ग्राफ आज भी लगातार 31,000 से 33,000 प्रतिवर्ष के बीच बना हुआ है, यानी हालात जस के तस हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों में हर साल 7% की सालाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2022 में देश भर में
53,364 मामले दर्ज किए गए थे, तो वर्ष 2023 यह संख्या बढ़कर 54,000 से अधिक को पार कर गई थी। यानी देश में हर दिन लगभग 145 से अधिक मासूम इस दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं। वर्ष 2024-25 में विभिन्न विधानसभाओं और मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार यह ग्राफ अब सालाना 55,000 से 58,000 के बीच मंडरा रहा है। क्या भारत की बेटियां सचमुच सुरक्षित हैं? क्या हमारी पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है? क्या फास्ट ट्रैक अदालतें पर्याप्त है? क्या दोष सिद्धि की दर बढ़ाने, जांच की गुणवत्ता सुधारने और पीड़ित सहायता तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब समय आ गया है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सहमति और ठोस सुधारों की शुरुआत हो? क्योंकि जब किसी एक बेटी की चीख सुनाई देती है तो असफल सिर्फ एक सरकार नहीं होती, कटघरे में पूरा तंत्र खड़ा होता है। और जब तक हर बेटी निर्भय होकर घर से निकलकर सुरक्षित वापस नहीं लौटती, तब तक विकास के सारे दावे अधूरे हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पूरे देश में इस समय रेप के मामले को लेकर सियासत तो एक तरफ गर्म ही है, लेकिन दूसरे तरफ अब हर कोई यही पूछ रहा, क्या हमारी बेटी सुरक्षित है? क्या हमारी बेटी स्कूल जा रही सुरक्षिता पाई गई? इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित मिश्रा जी हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी है कांग्रेस से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी हैं, बिहार झारखंड के स्टेट हेड है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी से रोहित मिश्रा जी से अभी जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, हम फिर लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। डीएसपी साहब, अभी बीजेपी से कोई नहीं आया है तो हम राज्य से सवाल नहीं करेंगे, सवाल आपसे करेंगे। सिस्टम में कहां पे खामी है आपके हिसाब से? क्या लगता है लगातार ये रेप की वारदातें क्यों बढ़ रही है? आरोप अपराधियों में इतनी ताकत कहां से आ जाती है कि एक एक नहीं बल्कि 30-30, 32-32 लोगों तक उसको सौदेबाजी करते हैं, होटल दर होटल ले जाके घुमाते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं? देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार हमारे तरफ से। और हम, मेरी आवाज जा रही है आपको अरुण जी? जी जी, मेरी आवाज आ रही है अरुण जी? क्लियर करें। जी जी जी, बोले तो जी। धन्यवाद। सबसे पहले हम रोहित मिश्रा जी, राज शर्मा जी को हम नमस्कार करते हैं हमारी तरफ से। आइए शुरुआत करते हैं कि इससे घटनाएं जो होने के कारण है, जो बताया आपने, ये बिहार से भी जोड़ा है, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए हैं। वो बिहार की छपरा, जहां हम खुद रहने वाले हैं और हम उसी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास है जी। घटना निंदनीय है, इसमें कोई बात नहीं। घटना, और ये बहुत दुख की बात है। सवाल यह है कि पहले छपरा की घटना बता रहे हैं आपको। दो बच्चों में प्यार मोहब्बत होता है, इस प्यार मोहब्बत में कंट्रोल तो है नहीं जी। आप इतने आजकल इतने बच्चे, लड़कियां, लड़के दोस्ती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो बन रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या? इसमें तो भाई गार्जियन को चाहे अपने को संभालना होगा जी। और दूसरी बात है कि जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और वगैरह जो भी कई सोशल साइट का जो इंस्ट्रूमेंटल का यूज करके अंडर एज बच्चे, जो जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका अपरिपक्व वाले एक दूसरे में प्यार में रच जाते हैं, बुलाते हैं और घटनाएं कर देते हैं। इसके साथ साथ उसके दोस्त भी आकर के वीडियो बनाते हैं, ये जो भी हो। निश्चित इस पर सरकार का भी रुझान होना चाहिए। और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि एक आपने ओयो करके देखा होगा, OYO। ओयो को अगर कंट्रोल कर दे सरकार, हम सरकार को भी प्रश्न करते हैं, ओयो का जो इतना मिसयूज हो रहा है पूरे भारत में, कम पैसा में ओयो का जो सिद्धांत है कि केवल वही लोग जाएंगे जिसका पैसा कम हो, मिडिल क्लास के लोग हो। लेकिन आप देखेंगे अरुण जी की मैक्सिमम ये शिकायत जो पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे हैं, अनमैरिड हैं, अपना रिलेशन बना लेते हैं ओयो में। और जो देहात के जो बच्चे जिसको ओयो से जाने की वो नहीं है, तो बच्चे आपको देहातों में, बगीचों में जगह बनाते हैं। लेकिन निश्चित तौर इस पर सवाल खड़ा होता है कि इसके लिए दोषी कौन है? सबसे पहले दोषी इसके घर के गार्जियन, जैसे मैं हूँ, आप हैं, कोई माता पिता,
किसी की नजर आजकल रहता नहीं अपने बच्चों पर, ना कोई कंट्रोल करता है। हाथ में 20-40 हजार के मोबाइल बच्चों को दे देता है, वो लोग चलाते हैं और ऐसे क्राइम होते हैं। हालांकि छपरा की घटना में पुलिस ने अच्छा काम किया, अरेस्ट किया है, लेकिन यही कि अरेस्ट करने के बाद सवाल तो खड़ा होता है कि ऐसी घटनाओं को रोका कब जाएगा। सरकार को जागना होगा, जगाना होगा, जागरूकता लाना होगा और अभिभावक को सुधरना होगा, समझाना होगा। फैमिली बच्चों का रिलेशन, अगर माता पिता का अगर दोस्ती जैसा रिलेशन हो तो निश्चित तौर पर ऐसी घटना चलिए को। डीएसपी साहब, हमारे साथ बीजेपी से रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी सवाल कर रहे थे। रोहित जी, राजस्थान में श्रीगंगानगर जैसी घटना के बाद क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा बनकर रह गया है? आप कहते हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कि अपराध होने से पहले रोकथाम क्यों नहीं हो पाता है, क्यों नहीं कर पाते आप? ये देश में कानून का राज है। अपराध होने के पूर्व कोई हर बात संभावनाओं पर टिकी रहती है, संभावनाओं पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हमारी ये हत्या कर देंगे, इस संदर्भ में कार्यवाही किए जाने हैं, तो जो बीएनएस में प्रावधान है, जो कानून में प्रावधान है, उस कानून के अनुसार कार्यवाहियां होती हैं जी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है तो उसकी आरोप की जांच भी तो करनी है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। बहुत सारी कार्यवाहियां हैं भारत के न्यायालयों में पड़ी हुई हैं जो ट्रायल के दौरान वो झूठी साबित हो जाती हैं। भारत में बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर ट्रायल होता है, उसमें लोग निर्दोष बरी हो जाते हैं जी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करना भी फंडामेंटल राइट्स है और हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है जिसका सम्मान करना भी सरकार का काम है, सरकार किसी की भी हो। माफी चाहता हूं रोहित जी, आप जहां के निवासी हैं रोहित जी, माफी चाहता हूं मैं आप ही को बताता, एक आईना बताता हूं। 4 दिन से 2 पीड़िताएं आपके मड़वास चौकी में चक्कर काट रही थी। थानेदार सुबह 10 बजे से बुलाते के रात में 8 बजे छोड़ता था, एफआईआर नहीं होती थी। वो मामला डीए न्यूज प्लस तक आया, मेरे तक आया, मैंने सीएम हाउस में पीएसओ साहब से फोन लगाया, इसके बाद डीआईजी को फोन गया, तब जाके एफआईआर हुआ, वो भी 4 आरोपियों में से एक। आज अभी जब डिबेट चल रही है, अभी भी 2 पीड़िताएं मड़वास चौकी के बाहर बैठी हैं, उनके घर में घुस रहे, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन आपकी पुलिस सुनती नहीं है भाई साहब। ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए, देश में अगर प्रेस की बात की गई है तो प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में भी संविधान कहता है, तो अगर आपने प्रेस की स्वतंत्रता का उपयोग किया है और ऐसे में किसी भी पीड़िता को न्याय या पीड़िता को न्याय मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया भी है, कि मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग, मैं इस लोकतंत्र में राम राज्य की कल्पना की बात नहीं करता, मैं इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं करता, ना मैं पसंद करता हूँ जी। लेकिन सत्य यही है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, डीओ न्यूज प्लस को बहुत धन्यवाद कि अगर आपने इस बात को उठाया और उस पीड़िता को या पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिला है, ये बहुत अच्छी बात है, हम सबका परम कर्तव्य है। और उसमें अगर मामला उठा है और हम जिम्मेदार अधिकारियों तक बात जाएगी तो निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे। और ये देखिए, भारत हम सबका है और भारत में हम सबको हर एक विषय को उठाने को और इन सब विषय का अधिकार है जी। और रोहित जी, क्योंकि हमारे भी घर में, आपके घर में, हम सबके घर में बेटियां और बेटियों की पूजा करते हैं, इसलिए सवाल जो है कड़वे रहेंगे, तीखे रहेंगे, लेकिन बेहद रहेंगे, क्योंकि हर बेटी की सुरक्षा का सवाल है। बहरहाल राज जी, आज आप सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी महिला अपराध मुद्दे थे। फर्क क्या है तब में और अब में, देश जानना चाहता है, समझाइए। अब तो जीने की लालसा भी खत्म होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के माहौल में हम लोग जिएंगे। इन्हीं के नेता, शायद इनको नहीं पता होगा, ने कहा था रात को अगर चोर को देख के कुत्ता ना भौंके तो यकीन कर लेना कुत्ता भी चोरों के संग मिला हुआ है। पहली बात ये मैंने कह दी। दूसरी बात जी, हादसे हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को क्या पता, थानेदार को क्या पता, ये भी एक सत्य है जी। लेकिन दोस्त, थानेदार इसलिए थानेदार नहीं बनता कि वो थानेदार वो हो जाए, क्या कहते हैं उसे, सब कुछ दिखने लगे, बल्कि थानेदार इसलिए होता है, थाना बदला इसलिए जाता है कि उसका एक इकबाल हो और उसका एक किरदार हो जिससे लोग डरते हों कि अगर हम गलत काम करेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हो बताओ जी। लड़कियों की इन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई सब बेकार है,
इन्हें महिलाओं की कोई चिंता नहीं है, बच्चों की कोई चिंता नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं। मैं ज्यादा बढ़ूंगा तो अपना समय भी खराब कर रहा हूं। मैं तो दिल की बात कहूं, जब जब मैं बीजेपी का नाम लेता हूं तो मैं समझ लो बाद में जाके गंगा जल छिड़कता हूं। कितने प्यार से। क्या आप ये सोच सकते थे? क्यों नेताजी, क्या आप ये सोच सकते थे कि लड़कियों का रेप हो रहा हो और आप इधर उधर की बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आई? आप ही के सामने एंकर महोदय कह रहे हैं कि मेरे हस्तक्षेप से एक आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी। आपके चीफ मिनिस्टर का, आपके प्रदेश के गृह मंत्री का किरदार क्या कर रहा था? आत्मा मर गई थी क्या? यार ऐसा मत कहा करो। और एक और बात बता दूं, आप, हमारे घर में भी हमारी भतीजी है, आंख दिखा देगा मिट्टी में मिला देंगे उसे। अगर आंख उठा देगा मिट्टी में मिला देंगे। मैं साधारण सा इंसान ये बात कह सकता हूं। आप तो सरकार हो, आप तो माई बाप हो। आखिर रिपोर्ट नहीं लिखी गई, वो दरोगा वहां कैसे रह गया? वो थानेदार अगर इंस्पेक्टर लेवल का भी कैसे रह गया? इसलिए रह गया कि इंस्पेक्टर छोड़िए, होमगार्ड से लेके चीफ सेक्रेटरी तक ये जानते हैं ये सरकार तो वो जय श्री राम, मस्जिद तोड़ दिया, साबुद्दीन को मार दिया, प्रवक्ता ने पंडित जी को गाली दे दी, ये नकली हिंदू हैं। आप लोग इस पे बिजी हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और मैं रोहित भाई आपको पहले भी कह चुका हूं, आप हुए या अरुण भाई हुए, हमारी और बालेश्वर भाई साहब की तो जिंदगी जो हमने करना था कर दिया। अब तो हम जो अच्छा कर रहे हैं ये समझ लो अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे रहे हैं। आप लोगों पे है जबरदस्ती। यहां अभी आपने देखो, जब रोहित भाई ने कहा तो आपने, राहुल भाई ने कहा तो अरुण भाई ने कहा तो, जब आप इधर उधर की बातें कर रहे। आज आपको यहां से मैं तब जाने दूंगा, आज हिप्नोटाइज करके आपको पकड़े रहूंगा अगर आप ये कहोगे कि नहीं मेरी सरकार गलत कर रही है। यार आप लोग किसके लिए आए थे? इसलिए चुना था यार सनातन धर्म की, कि यार एक ब्राह्मण आदमी को मार दो। ब्राह्मण छोड़े कोई भी हो, मतलब क्योंकि मैं पंडित हूं तो मेरे मुंह से ब्राह्मण जल्दी निकलता है। क्या यार एक को, किसी को, लड़के को इसलिए मार दो कि उसने एक आवाज उठाई? एक लड़की को 32 जगह ट्रांसफर किया गया। आपका दरोगा रिपोर्ट नहीं लिखता, टीवी के संपादक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, और आप यहां पे बैठ के ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको सेना मेडल दे दूंगा। आज भी सुधरने का मौका है। एक याद रखना, आप ही के नेता हैं जो कुत्ता वाला प्रकरण बता रहा हूं, मेरा नहीं है कोई। कहीं कल को कह दे आप तो यार फिर इंसान, आपसे क्या, अच्छा आपसे क्या विश्वास किया जाए? आपको इसलिए चुना था साला कि यहां पे आके सारा प्रवक्ता, अरे उसने कांग्रेस ने ऐसा किया था, सपा ने ऐसा किया था, बीएसपी ने ऐसा किया था। आपको इसलिए चुना था कि आप लोग राम के चंदे से चुनाकर अपने बच्चों की शादियां करें। और अगर हम हो जाए तो आजकल एक फैशन चल गया है। अभी एक किसी चैनल में प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस, राहुल गांधी ने तो चंदा नहीं दिया, तो लो मैंने तो वैष्णो देवी में चंदा नहीं दिया, अब मैं राम मंदिर में भी चंदा नहीं दूंगा, सोमनाथ मंदिर में चंदा नहीं दूंगा। भगवान को पैसे की जरूरत है क्या? हमें मूर्खो, भगवान हमें पैसा देगा, क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? अब जब गंगा की बात आ गई तो अरुण भाई एक बात बताऊंगा, बालेश्वर भाई कहते हुए शर्म आ रही। मैं अभी 1.5 महीने पहले ऋषिकेश, क्योंकि मैं आश्रम भी चलाता हूं, अभी इन भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं पता, हम जीवन में जो मनसा वाचा कर्मा पर विश्वास करते हैं। मैं वहां त्रिवेणी घाट पे नहाया, जहां नहा रहे थे हम 100 मीटर बाएं पे सीवर लाइन गिर रही है, 30 मीटर दाएं पे सीवर लाइन गिर रही है। मैंने आचमन कर लिया, 8 दिन दवाई खाई, टचवुड अगर कान पकड़ रहा झूठ बोलूं तो। इन लोगों को यही शर्म नहीं आती? बच्चियों के रेप हो रहे, अभी आपने बताया। मैं जिस प्रदेश का हूं वहां लड़कियों को चलना दुर्लभ है, चल ही नहीं सकती अरुण भाई। और बताऊं आपको, अब एक और घटना होने लगी है, अब दरोगा जी फंस रहे हैं। पहले पुलिस का इकबाल होता था क्योंकि खादी का इकबाल होता था, क्योंकि खादी का काम सरकार का काम था कंट्रोल करना। तब आप रहे होंगे, देखिए मैं बता रहा हूं। और आज एक बात कहूंगा बालेश्वर भाई, अगर बुरी लगे तो क्षमा करना, आज की कहावत है पहले दरोगा पैदा होता था, अब दरोगी हो रहे हैं। यार ये शौक की लाट है, मेरे से दरोगा बोलो सब मिलते हैं, ये शौक की लाट है यार। ये लाट हर किसी को नहीं मिल सकती। मैं कभी कभी यंग पीढ़ी के दरोगा मिलते हैं बालेश्वर भाई, तो मैं कहता हूं यार अगर मैं तुम्हारे पास आया इसलिए आया कि मुझे लगा कि मेरी समस्या का हल आप हो। मैं अरुण भाई के पास नहीं गया क्योंकि मुझे पता ये अशोक की लाट है, ये वर्दी नहीं है।
मैं बहुत क्लियर करता हूं बालेश्वर भाई, 100% आर्मी खानदान का हूं, मेरे पुलिस से संपर्क रखते हैं, मैं रात को पुलिस, अब और आज बता दूं, मैं पुलिस को 30 साल पहले मेरी पुलिस के प्रति गलत चीज थी, लेकिन आज पुलिस ना होना, मैं आपको जिंदा खा जाऊं, आप मुझे जिंदा खा जाओ, लेकिन ये सरकार का इकबाल है अरुण भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं रोहित भाई, आज जो भी बोलना, और आज मजा आ जाएगा, ना जाने आपके कितने गंदे नेताओं के पाप धुल जाएंगे। आज आप उन नेताओं के उसमें बिहाफ में माफी मांग लेना, उस लड़की को भी, शायद जो लड़कियां मर गई, भाई साहब अभी 5 साल पहले एक हिंदू लड़की को डीजल डाल के हाथरस में जला दिया गया था, मैं गंजा हुआ था, लोग हंस रहे थे आप जैसे, लेकिन मेरी आत्मा मर रही थी कि काश मैं उधर का सच होता। चलिए सवालों में आगे बढ़ते हैं, अब डीएसपी साहब से जान लेते हैं। डीएसपी साहब, जिस तरीके से पुलिस आप लोग दावा करते हैं हर बड़ी घटना के बाद गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन अपराध रुकते क्यों नहीं है? कहां पे सिस्टम में खामी है? ब्रदर ने अच्छा एक्सप्लेन किया। इन्होंने बहुत फनी कहा कि दरोगा दरोगी का भी डिफाइन किया। इनके मन की बातों से हमको प्रसन्नता हुई, जो बोल रहे थे हम काफी प्रसन्न हुए इनकी बातों से, क्योंकि इससे प्रसन्न हुए कि इनके पास जोश है बोलने का, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए। होश के लिए हम लोग आपके साथ हैं। यानी कि एक पॉस्को एक्ट भी सरकार ने बनाया है कि अगर कोई नाबालिग लड़की के साथ कोई बलात्कार हो तो उसमें दंड, उसमें सीधा लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ, नहीं तो फांसी तक की प्रावधान है। कानून बिल्कुल सही है। जो 2023 में जो बीएनएस की धाराएं बनाई गई आईपीसी को टर्न करके, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि समय पर जो एसएचओ हमारे हैं आजकल के, ये उनको एक हमारा सबक है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इमीडिएट कुछ अगर एसएचओ कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे, या जो भी उनका जो अनुसंधान विवेचना जो काम है, अब तो काफी सुविधाएं सरकार ने ठीक दर्ज भी दिया इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन खामियां हैं, इसमें कोई नहीं। डिले और डिले शब्द जो है आजकल के पुलिसिंग में, डिले एफआईआर, डिले एक्शन, डिले चीज, न्यायालय में समय पर चार्जशीट नहीं, कई चीजें हैं जो उसको सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा सरकार को भी अब संज्ञान में आया है। बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, जो सम्राट चौधरी जी, लगातार प्रतिदिन कुछ सबक देते हैं कि पुलिस वाले ऐसे करें वो करें, यानी कि जागरूकता की आवश्यकता है। चलिए बिहार के जागरूकता का बात है, वो भी तो पुलिस और सरकारी करेगी। बलहार, रोहित जी, महिला सुरक्षा पर आप बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर लगातार सामने आ रही घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है। पूर्व की सरकारें जिस तरीके से राज शर्मा जी बहुत बात कर रहे थे, एकदम पूरी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बहुत सारा भाषण दिया उन्होंने। तथ्य की बात करना चाहिए। मीडिया का बहुत समय, एक संतुलित समय होता है, उस संतुलित समय में बहुत सारी तथ्य की बात निकालना चाहिए जो देश के बारे में काम आए। निर्भया का कांड हुआ, दिल्ली में हुआ, बड़ा विभत्स कांड हुआ, कांग्रेस की सरकार रही है, 3 बार वहां की शीला दीक्षित सरकार रही है। निर्भया कांड हिला दिया देश को। उसके पश्चात सख्त से सख्त कानून बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला योजना लाई। उनके लिए एक व्यवस्था के रूप में प्रत्येक महीने खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, राशि ट्रांसफर की जा रही है, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। महिलाओं की स्थिति में सुधार किए जा सके, इसीलिए सरकार ने प्रत्येक तरह की कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, जो मध्य प्रदेश से पूरे भारत में चल रही है। भारत सरकार ने भी योजनाएं बनाई है। ये बात और है कि अगर कहीं भी किसी भी घटना में, कहीं भी देखिए घटना निर्मम अगर हो रही है कहीं, तो सरकार भी सख्त है। उत्तर प्रदेश में एक सरकार है जो सीधे गोली मार देती है, अगर समझ में आया एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर मतलब ये कि अगर वो भागने फरार होने की कोशिश करते हैं तो गोली लग जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से देश में कोई भी क्रूर अपराधी महिलाओं के संदर्भ में काम करेगा तो सरकार सख्त है, सरकार वो वाली नहीं है। और ये लोग जो कांग्रेस के लोग हैं ना, ये हमेशा यही कहते हैं कि संविधान को मानो। संविधान को मानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, संविधान हमारे देश के लिए सर्वोपरि है, लेकिन संविधान और कानून की नजरों में सब कुछ ट्रायल के दौरान वो महा अपराधी तैयार होकर रह जाते हैं। और वो जो गवाह होते हैं ना, गवाहों को बदल देते हैं, उनको गोली मार देते हैं, उनको बरगलाते हैं, और वो जो माफिया है वो पनप जाते हैं।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी माफिया को नहीं किया जाता, ये मार्केट में यहाँ पे हमारी या तो राम कथा टाइम सुनने के दौरान नष्ट कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। जी। दूसरी बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध बंद कमरे में किया है तो इस बात को उसे नहीं भूलना चाहिए कि वो बच निकलेगा। ये सरकार सख्त है। हाँ, ये जरूर है कि जहां किसी अधिकारी कर्मचारी ने इस तरह की कृत्य किया, जैसे आपने बताया कि मड़वास में किसी थाना प्रभारी ने कुछ लड़कियों का FIR नहीं लिखा, रिपोर्ट नहीं लिखा, तो देखिए आपके माध्यम से बात उठाई गई है। अगर उन लड़कियों द्वारा आवेदन प्रॉपर दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो देखिएगा एक्शन होगा। रोहित जी, मैं अभी आपको बता देता हूं, दरअसल वो आपके मड़वास थाने के धुआंडोल की लड़कियां हैं। उनके पिताजी शायद मड़वास स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं, मनमोहन साकेत उनका नाम है, और उनके घर में घुसा जा रहा है, जबरन मारपीट कब्जा करने जा रहे। लड़कियां 24 घंटे से ज्यादा 3 दिन हो गया मड़वास चौकी की चक्कर काटते हुए, और SP ऑफिस का भी उन्होंने गुहार लगाया है। ये क्लियर कर सच्चाई मैं भी चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की वो है, और आप एक अच्छे नेता के साथ एक अच्छे वकील भी हैं। जी, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, जिम्मेदार सदस्य हूं। इस नाते भी मैं संबंधित थाना प्रभारी से फोन पर चर्चा करूंगा। अगर इस तरह से है तो ये हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि मैं उस संबंधित थाना प्रभारी से पूछूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। तो एक नैतिक दायित्व के तहत हम सब लोग साथ में हैं। हाँ, ये जरूर है कि घटनाएं हैं, घटनाओं का पूर्व नियोजन नहीं किया जा सकता, पूर्व में संभावनाओं पर क्या कार्यवाही की जा सकती है किसी से। राज्य आपकी सरकारों के दौरान महिला सुरक्षा सुधारने के लिए कौन कौन सा स्थायी मॉडल थे? क्या कुछ सरकार को आईना दिखाने के लिए या बीजेपी को आईना दिखाने के लिए आपके पास कुछ रोड मैप है? बात बताई थी, पॉस्को एक्ट हमारी सरकार की देन था जी। जब निर्भया कांड हुआ था, ये बीजेपी के लोग अर्धनग्न होके घूमते थे भाई, पागल हो चुके थे, पागल हाथी की तरह। हमने ऐसा बनाया था। मैं अभी भी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था सरकार ने तो अपना इकबाल गिराया, सरकार की तो आत्मा मर गई। मगर बस अफसोस इस बात का हो रहा कि जो अशोक की लात पहने थे ये उनकी किरदार को भी खत्म कर रहे। मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा रोहित भाई, आप लोग पाप के भोगी हो। आपकी हिम्मत नहीं जो इंस्पेक्टर से बात कर पाओ, आपकी हिम्मत नहीं जो इंस्पेक्टर से बात कर पाओ। यहां से जो कह रहे हो ना, मैंने बड़े बड़े बीजेपी के नेता देखे हैं अरुण भाई जी, दरोगा जी फोन काट देते हैं क्योंकि दरोगा जी जानते हैं, दरोगा जी को पता है ये तानाशाही वाले सब ठीक नहीं लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप मुंह से नहीं बोलेंगे ना, पुलिस खराब नहीं है। 70 साल तानाशाही मेरे देश का, मैं पुलिस नहीं कहूंगा, लीजिए, मेरे देश का वो लड़का, वो व्यक्ति जो अशोक की लात पहनता है, कतई वो बेईमान नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बन जाती है सरकार, ये उनको बेईमान बनाने की भरपूर कोशिश करती है। आप बताइए, आपने एक प्रिंसिपल, अच्छा हम लोग मरना चाहिए इस सुनने से, एक पूर्व प्रिंसिपल की बच्चियां, और आप यहां से कह रहे हैं आप फोन करेंगे। आपके वहां के विधायक मर गए, जिला पंचायत अध्यक्ष मर गया, सभासद मर गया। अरे उसकी जाएगी तो कार्रवाई होगी। विधायक सांसद के लिए इस तरह कैसे बोल सकते हैं? बेहद आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं। अब भी आप कहते हैं कार्रवाई होगी। सत्ता में बैठे हो, इससे ज्यादा ताकत कभी नहीं मिलेगी। बादाम खा लेना, देसी की खा लेना, उसकी ताकत कम है। सत्ता में हो, बिना भूखे 12 दिन रह के भी, 16 दिन रह के भी ताकतवर रहोगे। अभी यहां से उठना, अपने पाप को कम करना और थाने जाना। और अगर थाने जाएं, थानेदार से कहना तुरंत रिपोर्ट लिखे। हालांकि ये उम्मीद नहीं है मुझे। अब मैं आ जाऊं अपनी बात पे। हमारे टाइम में एक इकबाल था सरकार का, हमारा टाइम था, जो काम करना है वो समय से करना है। और इससे ज्यादा क्या कि राहुल गांधी जी कहते हैं अपनी कांग्रेस की सब गिना देते हैं। बताइए, क्या मैं अपनी गलती गिना दूंगा? जाओ इनसे 2-4 सवाल पूछ लूं, फिर मुझे कहोगे मैं आ जाऊंगा आप पे। आप 2 अच्छाइयां बताएं अपनी की, 2 मैं अच्छाइयां बताऊंगा, मैं 10 खराबी बताऊंगा, आप अपनी पार्टी की 3 खराबी बता दो। अगर ये बीजेपी नेता अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, यार यहाँ पे एंकर आपके सामने कह रहे हैं यार, वो पूरी बात बता रहे हैं, आपको बात नहीं पता है। ऐसे बनोगे नेता? इससे अच्छा वकालत करो। मैं दिल के छोटे भाई हो मेरे भाई, रोज भाई आपके जितने, मेरा 32 साल का बेटा है यार, हम जानते हैं, हमने जीवन जिए। बालेश्वर भाई मेरी बात को समझ रहे होंगे।
इन्होंने पूरा अच्छा हुआ बालेश्वर भाई, अब आप इस समय जी ऐसे शब्द बोलिए, आप आर्मी में अच्छा रहे हुआ हैं, आप आर्मी पहले करी, आर्मी कम के से कम आपने मर्यादा अपनी बोलिए, आत्महत्या देश की सेना का खुद अपमान मत डिसीजन करिए। लिए होंगे। अरे नहीं, क्या आप सेना में रिपोर्ट को रहे, नहीं लिखते गंभीर भाई? शब्दों का उपयोग आप करिए। एक और बात, पहले बात हमारे हमसे सुनिए, अधिक है आपकी। रिपोर्ट लिखिए, बाद में इंक्वायरी करिए। आप लड़कियों को क्यों बैठा रहे हो? 12-12, 24-24 घंटे क्यों बैठा रहे हो इंटीग्रेटेड डाउटफुल? और मैं तो कहता हूं अरुण भाई जी, आपकी एक ताकत है, मैं बहुत खुश होऊंगा, आपकी दुआओं की कामना करूंगा, उस एसएचओ को ट्रांसफर करवा दो, सस्पेंड करवा दो लड़की को। यार आज एक बात कहूंगा, कानून की बालेश्वर भाई समझेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का वो है कि लड़की अगर कोई कहे कि मेरे संग बलात्कार हुआ है, ये कहने के लिए उसे दुर्गा की शक्ति चढ़नी होती है। तमाम लड़कियां यार बता नहीं पाती हैं उनके संग। आपने तो पुलिस में रहे साहब, आप बता जानते होंगे, लड़कियां नहीं कह पाती साहब, ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, चलते चलते हाथ मार देते हैं, नहीं कहती। मेरे देश की महिला की यही एक खासियत है, वो दुख सह के भी जीना चाहती है। और आप एक रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे यार, उन लड़कियों ने कितना जिगर रखा होगा। आप मेरी बात को समझना, मैं चाह रहा हूं मेरा देश विश्वगुरु बने। मैं आप जैसे छोटे भाइयों को, बच्चे समान को कभी बर्बाद होने की नसीहत नहीं दे सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आज से 20-30 साल बाद मैं रहूं ना रहूं, आपको मेरी याद आएगी जब चौराहे में लोग आप जैसे लोगों को कंचे से मारेंगे और लोग कहेंगे कि जब हमारी बच्चियों की रिपोर्ट एक थानेदार ने लिख रहा था, ये बीजेपी नेता उस वक्त ताकतवर होने के बाद भी उनको इनडायरेक्टली डिफेंड कर रहा था, इनडायरेक्टली। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप बीजेपी के नेता हैं, बताओ एंकर कह रहे हैं आपसे, एंकर कह रहे हैं रोहित भाई, इसलिए आप जाना। और एक बार और कहता हूं कि हो सकता है दरोगा जी इनको हड़का दें, तो मैं चाहता हूं अरुण भाई आप इनके संग भी थोड़ा हो लेना, इनको देख लेना, उन बच्चियों को एक मतलब इंसाफ मिले। और आज एक ऐलान करता हूं, ना मिले तो अरुण भाई मुझे जी बालेश्वर साहब आप ही के पास आ रहा हूं। बताना कप्तान का नंबर। जी डीएसपी साहब आप ही के पास आ रहा हूं। चलिए बालेश्वर जी, एक बात जानना चाहता है देश कि ठीक है बीजेपी सरकार है, चूंकि मुख्यमंत्री को तो हर बात पता नहीं रहती है, लोकल जो राजनेता होता है, विधायक, सांसद, एमपी, एमएल, पार्षद, यही सब देखते हैं लोकल के सिस्टम को। कांग्रेस अपना काम करती है, बीजेपी अपना काम करती है, लेकिन आप एक पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन और स्टाफ है या व्यवस्था में कमी है? जांच में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? साक्ष्य, गवाह, फॉरेंसिक या स्टाफ की कमी? क्यों अपराध बढ़ता है? देखिए बताना अरुण जी, अरुण जी आपकी बातों का हम जवाब देंगे। सबसे पहले हम अपने जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे भाई हैं, उन्होंने जितनी बातें कही हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि एक आध लोगों को प्रचार करें कि कानून में अगर कोई व्यक्ति थाने पे जाता है, अगर थानेदार या इंस्पेक्टर उसकी बातें नहीं सुनता है तो सीधा वो उसके बाद जो जिले के अधिकारी होते हैं, कप्तान होते हैं, वहां जाएगा या जाएगी। अगर वहां वो बात नहीं सुना जाता है तो सीधा अधिकार है कि कंप्लेंट फाइल या हिंदी में परिवाद पत्र बोलते हैं, वो जाकर के ऑनरेबल कोर्ट में एक वकील के थ्रू अगर मुकदमा दर्ज कर दे 2 दिन बाद, तो आपको निश्चित वहीं से आपको ओल्ड CRPC 156 ओल्ड वाला बता रहे हैं के मुताबिक इमीडिएट आपको सीजीएम साहब FIR के लिए आपको ऑर्डर करेंगे थानेदार को, अथवा FIR होगा। एक प्रोसेस को हम चाहेंगे कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस महोदय हमारे हैं, चाहे मिश्रा जी हैं, ये लोग बता दें कि अगर थानेदार नहीं सुनता हो, इंस्पेक्टर नहीं सुनता हो, तो उसकी शिकायत देने 10 दर्ज किया जाए आपको कप्तान से। और कप्तान भी अगर नहीं सुनते हो तो कंप्लेंट फाइल करता है तो इमीडिएट आपको 72 घंटे में FIR दर्ज हो जाएगा। ये अगर इस तरह से व्यवस्था, लोगों को जागरूकता दी जाए तो व्यवस्था सुधर सकता है। रही बात, दूसरी बात है कि इन्वेस्टिगेशन में जैसा बता रहे हैं कि कौन सी खामियां है, खामियां में डिले है, इसमें कोई दुमत नहीं। जब तक कोई खोट नहीं है तब तक ये आवाज नहीं है। तो उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारी आवाज पुलिस वाले या ऐसे जो भी SI इंस्पेक्टर लेवल को सुनता हो, तो प्लीज आप लोग सुधर जाइए
कोई भी अगर थाने पे जाए तो आपका दायित्व कर्तव्य है, आपका बॉन्ड डाउन है कि आप उसका एफआईआर दर्ज करें, आप प्रॉपर सेक्शन में अनुसंधान करें, आप प्रॉपर सेक्शन में अगर आप सीआरपीसी का फॉलो करते हैं तो इस तरह के शिकायतें नहीं आएंगे। आप पुलिस वालों को करना भी चाहिए। जी रोहित जी, आप जनता को भरोसा दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आप अगले 6 महीने में महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए रोकथाम के लिए कौन कौन से ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, सरकार बराबर सर्वे कराती रहती है, बराबर सीआईडी रिपोर्टिंग होती रहती है, और हर जगह की रिपोर्टिंग के आधार पर जब देश में ये पता चलने लगता है कि या किसी प्रदेश में पता चलने लगता है कि सही सही में महिलाएं या बेटियां हमारी असुरक्षित हैं किसी विषय पर, तो एक ये व्यापक कार्य योजना बनाकर योजनाओं का रूप दिया जाता है, जो एक्ट के रूप में परिवर्तित होता है। उसके लिए प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है, और विधानसभा में जब विधानसभा अथवा लोकसभा में पारित होता है तभी वो कानून का रूप ले पाता है। तो देखिए, ये कहना तो पूरी तरह से निराधार विषय है कि हम कोई ऐसा योजना बना सकते हैं क्योंकि वो विधानसभा और लोकसभा के स्तर की बात होती है जो एक के रूप में परिणित होकर आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में जो वर्तमान दिशा है, जो वर्तमान दिशा और दशा है भारत की, वो महिलाओं की उत्थान के संदर्भ में बहुत आगे तक आ चुके हैं हम लोग। और आज भारत प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव तक आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अब खुले में शौच करने नहीं जाता है, कोई भी महिला अब शौच करने नहीं जाती जब उसके साथ कोई घटना कारित हो जाए। क्योंकि पहले एक टाइम हुआ करता था जब उपद्रवी रोड के किनारे खड़े रहते थे और महिलाएं हमारी शौच करने जाती थी तो उनके साथ घटना कारित कर देते थे। लेकिन भारत इस दिशा तक आगे आ चुका है। हाँ, अगर ये है कि कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि हर दिशा में हम एक राम राज्य की स्थिति में आ गए हैं जी, तो राम राज्य की स्थिति में आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 2047 का रोड मैप है, और भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कटिबद्धता जाहिर किया है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत करना है, जो संकल्प के रूप में है। हाँ, महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में प्रत्येक स्टेट में एक लोकल राज्य की योजनाएं चल रही हैं और केंद्र की भी योजनाएं चल रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है जो आपने यह कहा कि हमारे जिले से एक थाना प्रभारी ने या एक चौकी प्रभारी ने कार्यवाही नहीं किया, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो लोकल स्तर पर जितने भी लोग हैं, हमारा समाज के प्रति भी जवाबदेही है। हर विषय को विधायक, सांसद या सरकार नहीं जानती है। सरकार या विधायक, सांसद आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या वायरल वीडियो के माध्यम से जानती है। तो ऐसी दशा में प्रत्येक लोकल व्यक्ति का जो इस समाज का हिस्सा है, उस सबका जिम्मेदारी है कि वो चेताए, उसकी वीडियो बनाए, वो जिम्मेदार अधिकारियों तक भेजे। और ऐसे व्यक्ति जो कोई भी थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी है, वो सरकार का नहीं हो सकता, जो जनता का नहीं है वो सरकार का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को अगर कोई विषय वायरल हो रहा है ना, तो उसको छोड़ नहीं सकते। हम लोग प्रशस्ति पत्र नहीं देते हैं। शर्मा जी जो बता रहे थे, शर्मा जी सेना में रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द उन्होंने आपत्तिजनक शब्द बोला। कभी भी जब कभी हम मीडिया चैनल के डिबेट में बैठते हैं तो हमको इस विषय की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपने स्वाभिमान और अभिमान होते हैं। आप सेना में रहे हैं, आपकी सेना का प्रॉपर सम्मान, चूंकि सेना आपकी नहीं है, ये देश की है, और आप सेना में रहे तो मैं आपका प्रॉपर सम्मान करता हूँ। लेकिन आपके शब्दों से वो गरिमा झलकनी चाहिए। देश के आप हैं, दल के बाद में हैं। पहले आप देश के हैं, रहे हैं, इसलिए पहले आपके शब्दों में देश दिखना चाहिए। आज सरकारें किसी की भी हों, वो देश के लिए ही काम करती हैं। हाँ, ये और बात है कि वो कांग्रेस पार्टी की यहाँ मुखरता से आवाज उठा रहे, तो कांग्रेस की बात करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं कि कौन बेहतर रहा है। तो हम ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम समय के लिए इस देश में आई, और कम समय अभी भी हमारा चल भी रहा है, लेकिन कम समय में हमने बहुत बेहतर किया है। ये तुलनात्मक तौर पर हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। लेकिन बेटियां इस समाज की हैं, बेटियां नारी हमेशा लक्ष्मी के रूप में रही है, इस देश में पूजनीय रही है, हमारी सनातन संस्कृति कहती है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, ये बकवास के झंडा ऊंचा रहे हमारा करना बंद कर दें। अगर कहीं भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस थाना प्रभारी को, चौकी प्रभारी को, एसपी को, कलेक्टर को चेताए। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी इस देश के प्रति कटिबद्धता होनी चाहिए, तभी हम इस देश में कुछ बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो ये फालतू बकवास के डींगे हाँकना, ये सिर्फ मीडिया चैनल और वीडियोबाजी ही रह जाएगी। जी, और रोहित जी, मेरा मकसद एकदम साफ और सीधा था कि ये आपके जिले की जो
पूरा मामला था और आप जिले के सम्मानित नेता हैं, सम्मानित एक अच्छे वकील भी हैं। आपने कहा है, मैं आपको बता देता हूं, आपके मध्य प्रदेश के सीधी का जो जिला है मड़वास, आपका सबसे थका हुआ जो थाना है बन चुका है। वहां आप अक्सर देखेंगे कि पहले पीड़िता आते हैं, 2 दिन 3 दिन तक चक्कर कटवाते हैं, फिर आपके वहां पे एक राजकुमार नाम का कोई पुलिसकर्मी है जो बकायदे पे सौदेबाजी करता है, उसको कैसे केस बढ़वाना है, कौन सा मुकदमा लगवाना है, सारा काम कर देगा वो इंसान। और अगर यहां से पत्रकार मामले जानने की कोशिश करे या बताने की कोशिश करे तो यही बोलेगा कानून अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए, हम देख लेंगे। हम नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, उनका ये सीधा शब्द था। हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। तब जाकर मैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सर के पीएसओ को कॉल किया हूं, वहां से रीवा डीआईजी कॉल आया है। डीआईजी ने जब चौकी प्रभारी को निर्देशित किए तत्काल एफआईआर कर, तब एफआईआर हुई है। तो हम चाहेंगे कि इस सिस्टम को सुधारें। सही है, आप नियरेस्ट थाना है जी, तो आपको जानकारी सदस्यों की है। ये बात सही है कि अगर उन्होंने किया होगा इस तरीके से तो हम सब लोग मिलकर इस दिशा में बढ़ेंगे कि कोई भी मड़वास ही थाना नहीं बल्कि जो हमारे नियरेस्ट थाना है, अगर ऐसी कोई शिकायत रहती है तो इस दिशा में समाधान की ओर बढ़ेंगे और जो भी पीड़ित पक्ष होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा दोष तब होगा जब हम पीड़ित पक्ष के साथ नहीं खड़े रहेंगे। हम अपने सरकार, हम यहाँ पे मीडिया चैनल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठे हैं, हमने एक शब्द भी कहा क्या कि मड़वास का थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी या आरक्षक सही है, उस पीड़ित व्यक्ति या पीड़िता व्यक्ति की गलती होगी। हमने यही कहा कि अगर उस विषय की जांच या हम लोग प्रॉपर अकेले में भी इस बात को समझने की कोशिश करें तो उनसे फोन पर चर्चा करेंगे या जिम्मेदार लोगों को बताएंगे, और अगर ऐसा होता है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। उनको सुधार के 1 बार 2 बार गुंजाइश अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो एसपी साहब से चर्चा करके और आदमी कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब यहाँ भी कोई राजनीति तलाशने लगता है तब बहुत बुरा लगता है। जी बिल्कुल है, कच्छ से बंगाल तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत हम सबका है और इसमें हमारा एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए भारतवासियों के प्रति। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बालेश्वर प्रसाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब विपक्ष में होते हैं तो हर बलात्कार जंगलराज सबूत बन जाता है, और जब सत्ता में होते हैं तो वही अपराध पिछली सरकार की खराब विरासत या कचरा साफ करने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। इस राजनीतिक अवसरवाद और शुतुरमुर्ग रवैये ने देश की कानून व्यवस्था का तमाशा बना दिया है। क्या 1.5% की कागजी गिरावट उस मां की आंसू जो है पहुंच सकती है जिसकी 5 साल की बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो? क्या बुलडोजर के प्रदर्शन उस 13 साल की बच्ची के आत्मसम्मान को वापस ला सकता है जिसे होटलों में बेचा गया? प्रशासन को यह समझना होगा कि न्याय का त्वरित ट्वीट या हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं मिलता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जब तक अदालतों में मामले सालों साल लटके रहेंगे, जब तक पुलिस थानों में ही पीड़िता को ही प्रताड़ित किया जाता रहेगा, और जब तक राजनेता बलात्कारियों की जाति धर्म देखकर अपने बयान का वजन तय करेंगे, तब तक यह दरिंदगी नहीं थमेगी। देश को खोखले वादे और फाइलों के सुधरते प्रतिशत नहीं लगेगा, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित माहौल चाहिए जहां बेटियां बिना किसी खौफ के सांस लें। अब सियासत बंद हो और अपराधियों में कानून का असली खौफ पैदा किया जाए। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।